अब हम लोग आते हैं ऑक्सीकरण अवकरण यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें दो बातें होती है, ऑक्सीकरण होता है और अवकरण। इसको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और अवकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग, योग या संयोग, यानी कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का योग या संयोग है ना, यानी ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का निष्कासन। निष्कासन माने क्या होता है, निकलना। क्या होता है, निकलना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीकरण में यानी ऑक्सीडेशन में यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा यानी संयोग करेगा और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है यानी निकलना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। और अवकरण में क्या होगा कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अवकरण अभिक्रिया कहता है। जैसे ऑक्सीकरण के हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, जैसे क्या हो गया कि कार्बन और प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या बन गया, CO2 बन गया। तो यहाँ पर कौन जुटा, यानी प्लस किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। तो ये क्या हो गया, तो ऑक्सीकरण हो गया। ये क्या हो गया, किसका उदाहरण हो गया, तो ऑक्सीकरण का हो गया उदाहरण। किसका हो गया भाई, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया। ठीक, समझ गए। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया, है ना। और दूसरा ले लेते हैं, जैसे गंधक का वायु में जलने से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो देखिए यहाँ पर सल्फर हो गया, है ना, और प्लस O2 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर कौन जुट रहा है, तो यहाँ क्या बन गया, SO2 बन गया। तो प्लस किसका हो गया, तो O2 का हो गया। प्लस किसका हो गया, O2 का हो गया, है ना। तो ये किसका उदाहरण हो गया, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया कि ऑक्सीकरण में क्या हो गया, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो और हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो, है ना। अब दूसरा बात क्या है कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, तो इसका हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो जैसे देखिए कि HCl है, इसको ले लिए, HCl ले लिए, है ना, प्लस MnO2 ले लिए। क्या ले लिए, MnO2 ले लिए। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे ही, तो इसको फिर से लिखते हैं, यार जगह का क्या है, कमी है ना। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन का किसी पदार्थ से निकलना यानी निष्कासन, तो इसका भी एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे हो गया HCl हो गया, क्या हो गया, HCl हो गया, प्लस MnO2 हो गया, है ना। और इसमें क्या कर दिए, तो हम लोग क्या कर दिए, हीट दे दिए, है ना, ताप दे दिए। तो Mn, है ना, Cl2 प्लस क्या हो गया, तो H2O और प्लस क्या हो गया, क्लोरीन गैस बन के निकल गया। ठीक, क्या बन के निकल गया, क्लोरीन गैस बन के निकल गया। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस नहीं है ना। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर दिए, है ना, और यहाँ 4 से कर देंगे तो हो जाएगा। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 गो हो गया, है ना, Cl2 और Cl2 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया।
तो अब देखिए, तो यहाँ देखना है कि जो निकलेगा वही जाके जुटेगा। तो यहाँ पर क्या है, HCl है ना। तो HCl यहाँ से निकल के कहाँ आया, तो ऑक्सीजन के साथ में ये क्या हो गया, जुट गया, है ना। तो इसलिए इस अभिक्रिया में क्या हो गया कि HCl से क्या हो गया, HCl से किसका निष्कासन हो गया, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन हो गया। क्या हो गया, तो निष्कासन हो गया, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। ठीक, हाइड्रोजन का क्या होता है, तो निष्कासन होता है। और तो इसलिए क्या हो गया, तो HCl का क्या हो गया आपका, है ना, तो ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ या होता है ना। तो इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसका हो गया, तो HCl का हो गया। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के साथ में HCl से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो हो गया, आप लोगों को दोनों उदाहरण हो गया कि एक में क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुटना पहले दिए थे, जैसे कार्बन प्लस क्या होता था, तो ये क्या बना दिया था, CO2 बना दिया था। यानी कार्बन के साथ में कौन जुटा, ऑक्सीजन जुटा। तो ये है ना, पहला बात हो गया, यानी ऑक्सीजन का योग हो गया। और दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन का निष्कासन। तो यहाँ HCl से किसका निष्कासन हुआ, तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, है ना। तो ऑक्सीकरण समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके लिए, अवकरण के लिए। अवकरण में क्या कहता है, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। अवकरण में क्या कहता है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो। क्या हो, योग हो, है ना। तो हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, यानी संयोग हो, और ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन हो, है ना। तो जैसे देखते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे हो गया कि 2H2 लिख दिए, प्लस क्या लिख दिए, O2 लिख दिए। तो अब ये क्या बन गया, बोलिए, तो 2H2O हो गया, है ना। तो यानी क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन का क्या हो गया, योग हो गया। ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन का क्या हो गया, योग हो गया। यानी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने के फलस्वरूप, है ना, तो सो जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया, है ना। दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो जैसे H2 हो गया, प्लस क्या हो गया, Cl2 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। बैलेंस नहीं है, 2 से गुना कर दिए, तो क्या हो गया, HCl बन गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, प्लस किसका हो गया, तो हाइड्रोजन का प्लस हो गया। यानी हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, संयोग कर गया, है ना। तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ में, है ना, इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ में कौन आके जुट गया, तो हाइड्रोजन जुट गया, है ना। इसलिए ये क्या हो गया, अवकरण हो गया। क्या हो गया, तो ये अवकरण का उदाहरण हो गया, यानी रिडक्शन का उदाहरण हो गया, है ना। ये क्या हो गया, रिडक्शन का उदाहरण हो गया आपका। ठीक, आप लोग यहां तक समझ गए, है ना। अब कहता है किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। क्या कहता है, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। जैसे क्या ले लिए, कॉपर ऑक्साइड ले लिए, है ना, कॉपर ऑक्साइड ले लिए, प्लस क्या कर दिए, H2 कर दिए। तो इससे क्या हो गया, Cu
प्लस क्या हो गया, H2O हो गया। क्या हो गया, Cu प्लस H2O हो गया। तो इस अभिक्रिया में CuO से कॉपर ऑक्साइड से कौन निकला, निष्कासन किसका हुआ, तो ऑक्सीजन का हुआ। इसलिए CuO का यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, यहाँ पर अवकरण हो गया। क्या हो गया, अवकरण हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, CuO का क्या हो गया, अवकरण हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, तो आपको निष्कासन हो गया। तो देखिए इसको रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों क्रियाएं क्या होता है, साथ साथ चलता है। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण क्रियाएं दोनों अगर यदि साथ साथ चले तो उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण प्रक्रियाएं हमेशा, है ना, एक साथ होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण को देखते हैं कि क्या होता है ना। जैसे हो गया इसी रिएक्शन को लेते हैं कि CuO है प्लस H2 है और Cu है और प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन निकला, तो देखिए जो निकलेगा वही जाके जुटेगा, जो एक घर से जाएगा वही दूसरे घर में पनाह भी लेगा। तो यहाँ से कौन निकला, तो यहाँ से आपका कौन निकला, तो ऑक्सीजन निकला। कौन निकला, ऑक्सीजन निकला। यहाँ से कौन निकला, तो आपका ऑक्सीजन निकला, है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। यहाँ से क्या हो गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, है ना। जब ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, अवकरण। क्या हो गया यहाँ पर, तो अवकरण हो गया। क्या हो गया, अवकरण हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में आके कौन जुट गया, तो जो निकलेगा वही जुटेगा। याद रखिएगा, जो घर से निकलेगा वही जाके जुटेगा। तो ऑक्सीजन निकला था तो किससे जुटा, हाइड्रोजन से। तो यानी क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग या संयोग, है ना। ऑक्सीजन का, है ना, संयोग हुआ यहाँ पर। तो ऑक्सीजन का जैसे यहाँ पर संयोग हुआ तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, है ना। इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण भी है ना। तो इसके क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, है ना। तो ऑक्सीकरण और अवकरण प्रक्रियाएं हमेशा एक साथ होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में आपका दोनों क्या हो गया, साथ साथ चला। यहाँ से ऑक्सीजन निकला, है ना, बढ़िया समझ जाइए, यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो इसका क्या हो गया, अवकरण हो गया, है ना, कॉपर हो गया। तो एक बात बताए कि देखना उसको, जो निकला वही जाके जुटेगा ना। एक घर से जो निकलेगा वही जाके दूसरे घर में जुटेगा, नहीं तो उलझ जाइएगा। तो यहाँ देखिए निकलने वाला कौन है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या बना, H2O बना। तो आके H2 में जुटा, कौन जुटा, तो ऑक्सीजन। कौन जुटा, तो ऑक्सीजन जुटा, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया,
संयोग हो गया, तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। तो इस प्रकार क्या हो गया, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रियाएं क्या होती है, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर है ना, यहाँ भी लिखा हुआ है CuO का अवकरण Cu में और H2 का ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, H2O में हो रहा है ना। और एक उदाहरण दे देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अगर यदि नहीं आया है तो एक उदाहरण और दे देते हैं, जैसे हो गया, दे दे तो चलो एक उदाहरण और दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बताना होगा, H2S हो गया, है ना, प्लस क्या लिखे, Cl2 लिखे, क्या लिखे, Cl2 लिखे। तो यहाँ पर क्या हो गया, HCl हो गया और प्लस क्या हो गया, सल्फर हो गया, ठीक, लिख दिए यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, क्या हो गया, निष्कासन हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, है ना। और जो निकलेगा वही जाके जुटेगा, तो किसमें जुटा, इसमें आके जुट गया, क्लोरीन में जुटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अवकरण हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, अवकरण हो गया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन के निष्कासन के बाद सल्फर क्या हो जाता है, मुक्त होता है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, का ऑक्सीकरण होता है। क्लोरीन चूंकि हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदल जाता है ना, अतः उसका क्या होता है, अवकरण होता है। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। एक होता है ऑक्सीकारक, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अवकारक, है ना। तो ऑक्सीकारक वो हो गया जो पदार्थ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, खुद अवकरित होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। और अवकरण हो गया कि रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जो पदार्थ दूसरे पदार्थ का अवकरण करता है यानी खुद ऑक्सीकृत होता है, उसे क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में जो है ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव भी होते हैं। तो जैसे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो यहाँ से देखिए कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव है। तो पहला क्या है कि भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके हमको क्या देता है, ऊर्जा देती है ना, हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है कि नहीं। तो सबसे पहला बात क्या है कि भोजन का पचना, है ना। तो ऑक्सीकरण इसको बहुत पूछता है कि हम भोजन का पचना कौन सा क्रिया है, तो याद रखेंगे कौन सा क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया है ना, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज क्या करता है, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से, है ना, क्रिया करके ऊर्जा देता है। दूसरा होता है भोजन का दुर्गंधित होना, जिसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, है ना, जिसको रेंसिडिटी भी कहा जाता है। तो वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर और रुचिकर क्या कर देता है, गंध और स्वाद देने लगता है। क्या देता है, गंध और स्वाद देने लगता है, ठीक है।
है ना, गंध और स्वाद देता है ना, और उसका स्वाद क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। ठीक है, जिसको बासी भोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बासी भोजन भी कहा जाता है। तो ये क्या देता है, गंध देने लगता है। तो काहे गंध देता है, तो ऑक्सीजन से क्या होता है, ये ऑक्सीकृत होकर। इसलिए जो है ना, पैकेट वाला जितना भी फूड होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं डाला जाता है, उसके जगह पर कौन सा गैस को दिया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस को दिया जाता है ना। तो अब ये क्या होता है, दूषित होने पर अप्रिय होता है, लेकिन हम लोगों को इसको बचाना क्या होता है, जरूरी होता है ना। हम लोगों को बचाना इसको जरूरी होता है। तो बचाव के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, है ना। एंटीऑक्सी, है ना, डेंट कहा जाता है, इस एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। और इसको मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, यानी वसा युक्त भोजन या तेलीय खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एक उपाय कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट मिला देने से, है ना, एंटीऑक्सीडेंट मिला देने से भोजन का जो है ऑक्सीकरण रुक जाता है, जिससे भोजन जो है खराब नहीं होता। और दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, पहला तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए, है ना। तो दूसरा उपाय है कि घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर, किसमें रखकर, रेफ्रिजरेटर में रखकर भी उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। इसलिए हम लोग भोजन को कहाँ रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, तो रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना। इसमें रख देने से भोजन मेरा क्या रहता है, तो सुरक्षित रहता है ना। भोजन को वायुरुद्ध, है ना, बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जाता है। किसमें रखेंगे, तो वायुरुद्ध हो गया, यानी जिसमें हवा नहीं जाए, बाहर से हवा नहीं जाए, तो किसमें रखेंगे, तो वायुरुद्ध, है ना, वायुरुद्ध, है ना, बर्तन में रखेंगे। किसमें रखेंगे, तो बर्तन में रखेंगे। अब आप लोगों को याद हो गया होगा, इसको बराबर पूछता है कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे। तो पहला क्या होगा, तो भोजन में एंटीऑक्सीडेंट को मिला देंगे। और दूसरा क्या होगा कि हम लोग किसमें रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी रख के भोजन को दूषित होने से बचाया जा सकता है। और तीसरा काम क्या करते हैं कि हम लोगों को वायुरुद्ध अगर यदि बर्तन में भोजन को रख दे, जहाँ पर कि वायु जो है बाहर से नहीं जाए, तो ऐसे भोजन भी जल्दी खराब नहीं होते, है ना। ठीक, अब एक क्या होता है, संक्षारक, है ना, पोषक, यानी धातुएं वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको संक्षारण कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं, है ना। और क्या होता है इसमें, तो धातुएं जैसे लोहा ये सब है, अभी के समय में अगर यदि बरसात के समय में लगेंगे रखेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वायुमंडलीय नमी के कारण उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगना कहते हैं। ये भी हमारा किसका है, ऑक्सीकरण और अवकरण का ही प्रभाव है। अब आते हैं हम लोग आगे, है ना। इसका ये है दहन और
ज्वाला, है ना, दहन और ज्वाला यानी कंबशन और फ्लेम, है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में कंबशन की कई क्रियाएं देखती है। जैसे क्या होता है, जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, केरोसिन, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी जिसको एलपीजी कहते हैं, है ना, इन सभी का उपयोग। इन सभी पदार्थों के जलने में ऑक्सीकरण और अपकरण की अभिक्रियाएं होती है ना। तो दहन में भी क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण की क्रियाएं चलती है ना। तो आते हैं कंबशन और फ्लेम में, है ना, दहन और ज्वाला में। दहन किसको कहेंगे, तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो दहन कहते हैं, है ना। जो पदार्थ जलता है उसको क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं। और जो या ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसे जो पदार्थ जलते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या होता है, जलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जो पदार्थ जलते हैं उसको दहनशील कहते हैं या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसको अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है ना। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होना चाहिए, तो देखिए पहले कि दहन क्या है, तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। और जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, दहन कहते हैं। जैसे जो है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो जैसे हम लोग लेते हैं कि कार्बन प्लस, ठीक, तो क्या लेते हैं, तो कार्बन प्लस किसको ले लिए, ऑक्सीजन को ले लिए। तो ये क्या बनाता है, तो इसका जब हम लोग क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करता है, ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। क्या देता है, ऊष्मा प्लस क्या देता है, तो प्रकाश देता है। क्या देता है, तो ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है, ठीक है ना। जैसे आप वायु में गंधक यानी सल्फर के है ना जलाने पर क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा और प्रकाश, है ना, भी उत्पन्न होता है। जैसे क्या हो गया, सल्फर प्लस क्या हो गया, O2, तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा और क्या होता है, इसमें भी क्या देता है, तो प्रकाश देता है, ठीक। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होता है। तो दहन के लिए जरूरी क्या है, तो ऑक्सीजन का उपस्थित होना जरूरी है। लेकिन कुछ चीज ऐसा है जो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी क्या होता है, तो उसका दहन होता है। जैसे मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, याद रहेगा। मैग्नीशियम धातु लिख लिया कीजिए, लिख लीजिए, मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम और प्लस किसकी उपस्थिति में, N2 की उपस्थिति में, यानी नाइट्रोजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, किसकी उपस्थिति में, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में ये क्या बना देता है, तो Mg, है ना, 3N2, है ना। तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देता है। क्या बना देता है, इसका नाम क्या है,
तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम है ना, तो ये क्या देता है, नाइट्रेट देता है ना। मैग्नीशियम या नाइट्राइट लिखिए, मैग्नीशियम नाइट है ना, तो मैग्नीशियम नाइट है ना, ट्राइट है ना, तो ये क्या दे दिया, तो मैग्नीशियम नाइट्राइट है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है ना। और इसके साथ में क्या देता है, उष्मा प्लस प्रकाश भी देता है। प्लस क्या होगा, उष्मा, और प्लस क्या होता है, प्रकाश, यानी लाइट भी देता है ना। तो ये किसकी अनुपस्थिति में हो गया, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो गया। किसकी अनुपस्थिति में हो गया, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो गया, है ना। अब आप क्या करेंगे, दूसरा भी होता है कि जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती को आप क्लोरीन गैस से भरे मतलब क्लोरीन गैस से भरे गैस पात्र में ले जाने पर, है ना, मोमबत्ती जलती रहती है तथा काला धुआं निकलता है। उससे क्या निकलता है, काला धुआं निकलता है। इसमें मोमबत्ती का दहन क्या होता है, क्लोरीन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। तो देखिए C25 यानी C25 है ना, और H52 और H क्या हो गया, 52 हो गया, है ना। इसको क्या कहते हैं, बोलिए, इसको कहते हैं पेटाकोसेन। क्या कहते हैं, पेटाकोसेन, है ना। ये पेटाकोसेन हो गया, क्या हो गया, C25 और H52, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमबत्ती। क्या कहते हैं, मोमबत्ती कहते हैं। मोमबत्ती समझते हैं ना, कैंडल जिसको कहते हैं, आप लोग अपने जेनविन भाषा में क्या कहते हैं, कैंडल दो, है ना। तो ये क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया। मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है, C25 H52 होता है, और इसको क्या कहते हैं, पेटाकोसेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटाकोसेन कहते हैं। इसको क्लोरीन से, किससे भाई, तो इसको क्लोरीन से, तो 26Cl2 है ना, क्लोरीन से, किससे, क्लोरीन से, है ना। तो इसको किससे करेंगे, क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर ये क्या करता है, 25 यानी कार्बन का काला धुआं निकलेगा, 25C, है ना, यानी रिएक्शन बैलेंस करते जाते हैं हम, तो ये क्या हो गया, कार्बन हो गया, है ना। प्लस क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, तो प्लस 52HCl हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, है ना, क्लोराइड। तो ये सब जो रिएक्शन हुआ, जैसे पेटाकोसेन यानी मोमबत्ती को क्लोरीन भरे जार में हम लेके जाएंगे तो वहां से क्या होगा, मोमबत्ती बुतेगा नहीं, मोमबत्ती जलता रहेगा, और मोमबत्ती जलता रहेगा, काला धुआं देगा। तो ये किसकी उपस्थिति में हो गया, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलता है। तो ये दो रिएक्शन आप याद रखेंगे जो बिना ऑक्सीजन का जलता है। जैसे मैग्नीशियम किसके साथ में, N2 के साथ में, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। 3 मैग्नीशियम, यहाँ ये कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, 3 लगा दीजिए, अब लगता हो गया, है ना। तो अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम हो गया, यहाँ 3 लगा देना है मैग्नीशियम से पहले, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, तो मैग्नीशियम हो गया, और किसके प्रेजेंस में, तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में। तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में जब यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जला,
तो यहाँ पर भी ऊष्मा और प्रकाश निकला, यानी ये जो दहन हुआ वो किसके एब्सेंट में हो गया, ऑक्सीजन के एब्सेंट में, है ना। अब देखिए, जो पदार्थ दहन का पोषक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, है ना, यानी कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते उन्हें दहन का क्या कहते हैं, अपोषक भी कहते हैं, है ना। अब जैसे देखिए कार्बन, है ना, अभी जो उदाहरण दिए, कार्बन हो गया, गंधक हो गया, मैग्नीशियम हो गया और मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है, दहनशील पदार्थ है। तथा क्या हो गया, वायु हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, दहन के पोषक है ना। क्लोरीन, ऑक्सीजन, यानी वायु कहने का मतलब ऑक्सीजन ही होता है ना। ऑक्सीजन, ये सब जो हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन जो हो गया, ये सब क्या है, दहन के पोषक है, याद रहेगा, है ना। अब आता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें, है ना, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होना चाहिए, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, और दूसरी बात है दहन के पोषक पदार्थ यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, है ना। और एक होना चाहिए ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए, यहाँ पर है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है ना, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वो क्या कहलाता है, तो ज्वलन ताप कहलाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, इसके बारे में हमने बता दिया कि दहन के लिए हमेशा ऑक्सीजन ही आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम का फीता नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड में भी जल सकता है। और दहन का अपोषक हो गया, जो गैसें दहन की प्रक्रिया में सहायक नहीं करती, है ना, उन्हें दहन का क्या कहते हैं, अपोषक कहते हैं। जैसे, है ना, CO2 हो गया, N2 हो गया, ये सब क्या है, तो दहन का क्या है, अपोषक है ना। है ना, CO2 हो गया, गंधक हो गया, यहाँ ये नहीं होगा, इसको आप लोग काट दीजिए, है ना। तो CO2 हो गया, है ना। तो जो गैसें दहन की प्रक्रिया में सहायता नहीं करती उन्हें दहन का अपोषक कहते हैं। तो देखिए, तो अपोषक कहते हैं तो कौन हो गया, तो आपका कौन हो गया, दहन का अपोषक कौन हो गया, है ना। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन क्या करता है, दहन का पोषक है, क्या है, नाइट्रोजन क्या है, तो दहन का पोषक है, क्या है, दहन का पोषक, समझ गए। नाइट्रोजन भी है, अभी एक उदाहरण दिए थे आप लोगों को कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन के संपर्क में क्या होता है, जलता है, तो ये भी पोषक है। ऑक्सीजन भी क्या है, दहन का क्या है, पोषक है। और एक, है ना, है ना, और कौन है, Cl2 भी क्या है, दहन का पोषक है ना। क्लोरीन भी क्या है, यानी Cl2 भी क्या है, तो दहन का पोषक है ना। ठीक, ऑक्सीजन को वायु भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वायु भी कहा जाता है ना। तो ये सब क्या है, दहन का पोषक है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सबको याद रखेंगे, ये सब क्या है, दहन का पोषक है ना।
अब आता है ज्वाला, और उसके क्षेत्र में आते हैं हम लोग। कहाँ आते हैं? ज्वाला। जब कोई गैसीय या वाष्पशील पदार्थ जलता है तो ज्वाला उत्पन्न करता है ना। ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति होने पर नीली और अदीप्त यानी नॉन लुमिनस ज्वाला बनती है, और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होने पर पीली और दीप्त यानी लुमिनस ज्वाला बनती है ना। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति पर कैसा होता है? नीली बनती है। कैसी बनती है? नीली बनती है। जैसे आप लोग गैस जलाते होंगे तो बर्नर के पास पर नीली रोशनी मिलती है, तो यानी उस समय में उसको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन पर्याप्त पूर्ति होती है। और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होने पर कौन सा बनता है? तो पीली बनता है, जो क्या होता है? दीप्त ज्वाला बनती है, यानी लुमिनस होता है। ये क्या होता है? नॉन लुमिनस होता है। मोमबत्ती के भी ज्वाला के क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं, है ना। मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्र होते हैं, जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, है ना। एक होता है केंद्रीय यानी है ना, अदीप्त क्षेत्र होता है यानी डार्क जोन होता है, सबसे भीतरी भाग जहां दहन नहीं होता, यह सबसे कम गर्म होता है। क्या होता है? सबसे कम गर्म होता है। तो एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा फिगर बना दें। ये देखिए मोमबत्ती हो गया, है ना, हो गया ना। ये पिघल पिघल के गिर रहा है, ये भी बना दीजिए, है ना। अब इसका जो है हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या? अदीप्यमान मंडल, इसको क्या कहते हैं? और यानी डार्क, देखिए ये क्या होता है? गैर या बाहरी नॉन लुमिनस जोन होते हैं, है ना। जो सबसे बाहरी भाग जहाँ क्या होता है? पूर्ण दहन होता है, यह नीला दिखता है और सबसे अधिक गर्म होता है। एक क्या होता है? दीप्त क्षेत्र। तो देखिए ये क्या हो गया? आपका बाहरी भाग हो गया। ये क्या हो गया? आपका बाहरी भाग हो गया। ये क्या हो गया? मिडल जोन हो गया। ये क्या हो गया? मिडल जोन यानी मध्य भाग हो गया। और ये क्या हो गया? तो केंद्रीय यानी अदीप्त क्षेत्र हो गया, यानी डार्क जोन हो गया, है ना। तो इसमें जो है, यहां से आप समझ लेंगे बढ़िया से अब, है ना, कि केंद्रीय या अदीप्त क्षेत्र या डार्क जोन, है ना। हो गया, और इसमें ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र क्या हो गया? तो केंद्रीय यानी अदीप्त क्षेत्र यानी डार्क जोन, सबसे भीतरी भाग जहां दहन नहीं होता, यह सबसे क्या होता है? गर्म होता है। ये सबसे गर्म होता है। है ना। ये सबसे क्या होता है? गर्म होता है। और दीप्त क्षेत्र होता है, लुमिनस जोन होता है, मध्य भाग जहां अपूर्ण दहन होता है, यह पीला दिखता है। क्या दिखता है? पीला दिखता है। और गैर दीप्त या बाहरी क्षेत्र होता है, जिसको कहते हैं नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। सबसे बाहरी भाग जहां पूर्ण दहन होता है, यह नीला दिखता है और सबसे अधिक गर्म होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? केंद्रीय या अदीप्त क्षेत्र में सबसे भीतरी भाग होता है जहां दहन नहीं होता, यह सबसे
कम गर्म होता है। क्या होता है? सबसे कम गर्म होता है, यानी ये भाग में सबसे कम गर्म होता है। सबसे कम क्या होता है? तो गर्म होता है ना? समझ गए? अब क्या होता है? दीप्त क्षेत्र, यानी ये क्या हो गया? मध्य भाग हो गया, है ना, जिसको लुमिनस जोन कहते हैं। मध्य भाग जहां अपूर्ण दहन होता है, यानी पूरा दहन नहीं होता, यह पीला दिखता है। कैसा दिखता है? तो पीला दिखता है। और ये वाला भाग में, है ना, ये वाला भाग में कैसा दिखता है? तो पीला दिखेगा आपको। और गैर दीप्त वो बाहरी क्षेत्र जो सबसे बाहरी भाग है, जहां पूर्ण दहन होता है, ये क्या होता है? नीला दिखना शुरू होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाता है और सबसे अधिक क्या होता है? गर्म होता है। तो ये क्षेत्र क्या हो जाता है? सबसे अधिक गर्म हो जाता है। अब आते हैं हम लोग किसमें, है ना, द्रवीभूत पेट्रोलियम यानी एलपीजी, है ना, एथिल मर्केप्टन। तो इसको भी बार बार पूछा जाता है ना। तो देखिए एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, है ना, होता है यह। और ये जो होता है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का क्या होता है? मिश्रण है। और जिसमें मुख्य घटक कौन होता है? ब्यूटेन होता है। कई बार पूछा गया है इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। और है ना, ये कैसा होता है? गंधहीन होता है। और अगर यदि आपको गंध का पता नहीं चले, गैस का रिसाव हो जाए और धोखे से जाए, तो क्या हो सकता है? आग लग सकता है। इसलिए जो है इसमें जो है एथिल मर्केप्टन यानी C2H5SH, है ना, ये एथिल मर्केप्टन, है ना, जो है इसमें क्या करता है? मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि एलपीजी क्या होता है? एक गंधहीन गैस होता है। तो एथिल मर्केप्टन उसमें मिलाने से तो इसके रिसाव या लीकेज का तुरंत पता लगाने के लिए इसमें तीव्र गंध वाला यौगिक क्या मिलाया जाता है? एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि अगर यदि सिलेंडर में रिसाव हो, है ना, या पाइपलाइन में रिसाव हो, तो इसके गंध से हम लोग क्या होते हैं? जान जाते हैं कि कहीं पर गैस का क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। तो इसलिए इसमें जो है क्योंकि एलपीजी क्या है? गंधहीन गैस है। और मर्केप्टन, एथिल मर्केप्टन को मिला देने से, और इसका सूत्र भी याद रखिएगा C2H5SH, इसको मिला देने से क्या होता है? तो इसको मिला देने से गंध का पता चल जाता है, और गंध का पता चलता है तो हम लोग तीव्र गंध से जान जाते हैं कि कहीं ना कहीं सिलेंडर का रिसाव है, और हम लोग अपने जान माल की उससे क्या कर सकते हैं? सुरक्षा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पता चल जाएगा कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो अब उसको जो है ये किया जा सकता है, उसका उपाय किया जा सकता है ना। अब इसमें क्या होता है कि एलपीजी में होता है क्या कि ये जो होता है ना, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। इसलिए जो है पेट्रोलियम गैस एक क्या है? उत्तम ईंधन है। इसको उत्तम ईंधन में भी शामिल करते हैं। कौन सा ईंधन में? तो उत्तम ईंधन में इसको क्या करते हैं हम लोग? शामिल करते हैं, है ना। और एलपीजी जब जलता है तो इसका जो ये होता है रिएक्शन होता है, वो इस प्रकार होता है। C4H10, है ना, C4H10 + 13O2
है ना, प्लस 13O2 होता है ना, और यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस करते जाते हैं, 13O2 हो गया, है ना, और 8 CO2 प्लस 10 H2O, और क्या देता है ये, ऊष्मा देते हैं, क्या देता है, तो ऊष्मा देता है। तो इस रिएक्शन को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी LPG, है ना, LPG जो है वो पेट्रोलियम के प्रभाजी स्त्रवण, इसको भी याद रखिएगा कि पेट्रोलियम के, है ना, प्रभाजी स्त्रवण, है ना, तथा प्राकृतिक गैस से, तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त, है ना, किया जाता है। इसको भी लिख लीजिए, है ना, प्राकृतिक गैस से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसका रिएक्शन है C4H10 प्लस, है ना, O2, और क्या निकलता है CO2, और क्या होता है H2O प्लस, क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और ये तीव्रता से जलकर, है ना, बहुत ज्यादा क्या देता है, ऊष्मा देता है ना। और ये भी याद रखिएगा कि 1 ग्राम लगभग जो है, लगभग 1 ग्राम, है ना, LPG से कितना ऊर्जा मिलता है, तो 50 किलो जूल, है ना, कितना मिलता है, तो 15 किलो जूल हमको क्या मिलता है, ऊष्मा मिलती है ना, यानी ऊष्मा मिलती है ना, है ना। तो हमको कितना मिलता है, तो 50 किलो जूल ऊष्मा मिलता है लगभग 1 ग्राम LPG को जलाने से।